रहे हैं, हम लोग कोरोना से भी डर कर प्रिवेंशन के लिए, फिर एक स्पिरिचुअल डॉक्टर्स भी होते हैं, जो माइंड गेम होती है सारी। और माइंड साइंसेस के जो प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस पाकिस्तान, हमें प्रिविलेज हासिल हुआ कि हमने उनका टाइम थोड़ा सा बोरो कर लिया। जी हाँ, आपने सही गेस किया, डॉक्टर मोइज हुसैन अभी मेरे साथ होने जा रहे हैं, तो अब उन्हें हम अपने साथ लेते हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव हैं डॉक्टर मोइज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें ज्वाइन किया लाइव। मोस्ट वेलकम जी। बड़े अरसे से बात हो रही थी कि आपके शो में आने का बस वक्त नहीं मिल रहा था। अब देखिए, अब वक्त ही वक्त है हमारे पास। थैंक यू जी, बिल्कुल, अब तो सबके पास वक्त ही वक्त है। तो आपसे मैंने रेडियो पे भी बात की थी, थोड़ा जो अब यहाँ में लोग देख रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। माइंड साइंसेस इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल फील्ड, तो ये क्या गॉड गिफ्टेड भी होता है? तो आप इस साइड पे क्यों आपने ये चूज किया सारा? देखिए जी, मेरे जाती तौर पर ख्याल ये है कि ये गॉड गिफ्टेड भी है और ये कॉलिंग थी मेरी। मैं लगभग 16-17 साल की एज में बहुत हाइपर चाइल्ड था। आई वाज ADHD चाइल्ड, और इलाज नहीं था उस दौर में, कोई दवाई नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तो इस दौरान हमारा चूंकि इंडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक था, ननियाल हमारा इंडिया के अंदर है, तो हम साल में 2-3 दफा जाया करते थे वहां। मेरे एक मामू ने मुझे एक इंस्टीट्यूट पे ले गए, योगा इंस्टीट्यूट मुंबई। वहां एक शख्स से मुलाकात हुई, वहां मेरी जिंदगी चेंज हुई। मैं सवाल बहुत पूछा करता था, उस शख्स ने मुझे ये सिखाया कि जो भी सवाल तुम्हें पूछने हैं उसके जवाब तुम्हारे अंदर है। तो उसने मुझे अंदर जाने का फन सिखाया, अपनी जात में जाने का। वहां से फिर आता जाता रहा, वहां पे चीजों को बड़ी गहराई से देखा, सोचा। उसके बाद वेस्ट की तरफ गया, वहां से टेक्नोलॉजी सीखी। अब आज के दौर में आपके पास 5 साल नहीं है मेडिटेशन करके या जिक्र करके या फिर चिल्ले काट के, इतना टाइम इंसान के पास अब नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से फायदा ये हुआ कि जो 5 साल में जो शऊर का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपका अटेन होता था, वो आपका 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं 80s में आई वाज इन सैन होजे कैलिफोर्निया, और वहाँ पे मैं 2 साल रहा और परमानेंट होने के लिए आया था। बिजनेस था हमारा वहाँ पर, मगर एक कॉलिंग हुई, पता नहीं क्या हुआ मुझे, वहाँ से मैं शिकागो शिफ्ट हुआ। शिकागो में मुझे एक अजीब गरीब किस्म की उदासी छा गई मुझ पर। ऐसा लगा जब मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया। और ये वो कॉलिंग थी कि शायद मुझे पाकिस्तान आके कुछ ऐसा काम करना था जो अमेरिका के लिए ज़रूरी नहीं था। तो फिर जिंदगी में पता चला कि हाँ, पाकिस्तान आना मुझे बुलाया गया था। और आज जो मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे 45 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। तो ये फील्ड वाकई आसान नहीं है। डॉक्टर बनना आसान है क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है। आप 5 साल वो कोर्स करते हो, आपने सर्टन स्किल्स एक्वायर की, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए। मगर माइंड साइंसेस का एक्सपर्ट बनने के लिए आपकी अपनी इंट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में इंट्यूशन नहीं है तो आप माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद मैंने डॉक्टरेट की श्रीलंका से हिप्नोसिस के अंदर। उसके बाद मुख्तलिफ दुनिया में जाता रहा, वर्कशॉप करवाता भी हूँ। अभी कोई मेरे ख्याल में 2.25 लाख के करीब लोग पूरी दुनिया में ट्रेन किए हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग ट्रेन हो चुके हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी, इंट्यूशन की, साइकिक एबिलिटी पैदा हो चुकी है। तो बस ये जिंदगी का मकसद था, मेरे ख्याल में मैंने पा लिया। वरना US में होता, सिटीजन होता, टैक्सेस देता मैं वहां पर और वो फिर जिंदगी हमारे आसपास होते आप। जी। आप, मैं सैन फ्रांसिस्को, चूंकि सैन होजे में रहता था ना, हर वीकेंड पे मैं सैन फ्रांसिस्को आता था। और सैन फ्रांसिस्को मुझे बहुत पसंद था। आज मेरे दोनों बेटे सैन फ्रांसिस्को में, वही कैंप मेरे, वही उनका बिजनेस है। और आप तो आते भी रहते हैं? मैं आता रहता हूँ, साल में एक दफा आता रहता हूँ अभी बहुत। तो अब बस ये जिंदगी की छोटी सी कहानी थी। और ये है कि कम से कम इतना अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का, कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पता चल गया और उस मकसद पे, उस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। माशाल्लाह। जैसे आपने बताया आप इंडिया भी गए, आप योगीज के साथ भी आपने तालीम हासिल की, तो एज ए मुस्लिम आप इसको रिलेट कैसे करते हैं इन टीचिंग्स को? और देखिए, योगा का कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, ये तो बना दिया गया है ना। हाँ, इंडिया में अगर कोई गाड़ी भी बाहर से आती है, फॉर एग्जाम्पल सुजुकी गाड़ी जब आई बाहर, तो उन्होंने उसको कहा जी एक शर्त पे हम
इसको असेंबल करेंगे इंडिया में या मैन्युफैक्चर करेंगे जब इसका नाम मारुति होगा। तो हर चीज इंडियन कर लेते हैं वो। तो योगा का इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, ना योगा का कोई मजहब से ताल्लुक है। योगा बेसिकली जो उसके सूत्रा है, योग सूत्रा ऑफ पतंजलि, उसमें पहला जो सूत्रा था वो ये था कि योगा है, इसको संस्कृत में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। यानी योगा जो है वो माइंड को एक चीज पे फोकस करने का नाम है। अब वो फोकस आप नमाज में करें, किसी किस्म की इबादत करें, गिरजे में करें, आप यहूदी हैं तो अपनी इबादत में करें, हिंदू है तो अपनी पूजा में करें, तो माइंड को एक चीज पे फोकस करने का नाम योग है। तो उसमें रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने जब सीखा तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे बड़ी चीज थी कि मेरा जो पहला गुरु जो था श्री युगेंद्र उसका नाम था, वो तौहीद का मानने वाला था, वो बुत परस्त नहीं था, उसने कभी बुत परस्ती नहीं की, वो एक खुदा पे यकीन करता था। उसके बाद दूसरे टीचर्स भी मेरे ऐसे रहे जिन्होंने मुझे कभी अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट की तरफ नहीं लाया। वो उनमें से बहुत सारे, स्वामी गीतानंद था पौंडीचेरी साउथ इंडिया में, वो अपनी पूजा करे, मुझे उसने कभी नहीं कहा। तो मैंने ये देखा कि एसेंस कहाँ से है। मौला अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। यानी कहने वाला कोई भी हो, इल्म कहीं से भी मिले, अगर वो इल्म तौहीद के हवाले से है और आपके अपने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आपकी बेसिक कोर बिलीफ्स है, उससे टकराता नहीं है तो वो इल्म ले ले। आज साइंस का इल्म है, साइंस का इल्म कहीं तरह रिलीजन में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। कुरान पूरा का पूरा साइंस है, समझने वाली बात है। तो ये उलूम जो भी है, जो इंसान को बेहतर करे, अच्छा इंसान बनाए, जिंदगी उसकी बेहतर करे, जिंदगी के अंदर उसके लिए सहूलतें पैदा करे, प्लस वो अपने खालिक के साथ जोड़ता है, वो इल्म जो है वो बहुत मुफीद है। बिल्कुल, इल्म तो कोई भी कहते हैं ना हासिल करने का, सबसे पहली आयत भी इकरा आई थी कि पढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप रेकी 4D और क्या क्या आपके कोर्सेज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, थोड़ा सा आप बताएं। मेरा अपना जो मैंने तख्लीक किया था 1994 में, वो एक प्रोग्राम है द 4 डायमेंशन। इसके 2 लेवल्स हैं, 1 और 2। वो बेसिकली खुद ही के कॉन्सेप्ट पे, जो इकबाल का शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये खुद ही के सफर पे पूरा कि हम कौन है, हमारी जात के अंदर हम असल में है क्या। तो वो जो वर्कशॉप हमारा है 4 डायमेंशन 1, वो 1 दिन का है, 2 जो है वो 2 दिन का है। ये भी हम दुनिया में कराते हैं, मेरी अपनी तख्लीक है। उसके अलावा रेकी इंटरनेशनल हीलिंग प्रोग्राम है, वो मैं रेकी मास्टर हूँ, वो पूरी दुनिया में करवाता हूँ। पाकिस्तान में नहीं, मैं यूके में, यूएसए के अंदर, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, कई मुल्कों में मैं करवाता हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रोग्राम 3 है मेरे पास, हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी, ये नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट यूएसए का है। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये भी यूएसए की लाइसेंस प्रोग्राम है। और थर्डली सिल्वा अगेन लारेडो टेक्सास के अंदर एक आदमी ने एक टेक्निक डेवलप की जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, अनपढ़ था, और उसको 4 यूनिवर्सिटी ने एजाजी पीएचडी डिग्री दी, और दुनिया में उसके बारे में बहुत कुछ मशहूर हुआ। उसकी इस सिल्वा की 40 जबानों में ट्रांसलेट हुई, 45 किताबें लिखी गई और इस सिल्वा ने दुनिया के अंदर एक बड़ी अजीब और गरीब तब्दीली लाए। वो ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे बेस्ड था। तो जब तक होजे सिल्वा जिंदा था, 110 ममालिक में ये कोर्स होता था। उसके मरने के बाद ज़ाहिर बच्चे, बेटियां ज्यादा थी, उसकी 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, वो संभाल नहीं सके, फिर इधर नीचे आ गया। अब उसकी एक बेटी डायना सिल्वा और लॉरा सिल्वा है, वो इसको कर रही है। तो सिल्वा में होता यह है कि हर मुल्क का एक डायरेक्टर है, उसके अंडर में ट्रेनर्स होते हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान का डायरेक्टर हूं तो मैं अमेरिका में नहीं सिखा सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वा इंटरनेशनल ने हमें इजाजत दी कि डॉक्टर मोइस पूरी दुनिया में मुसलमानों को सिल्वा सिखा सकते। वजह यह है कि मैंने सिल्वा सिखाते वक्त इस्लामिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको अलाइन किया है। यानी सिल्वा में जो कुछ है वो सूफिया कराम की टीचिंग्स के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है। तो क्या होता है, थोड़ा सा आप एलैबोरेट अगर शॉर्ट उसमें बता। सिल्वा ये है कि इंसान का जहन के अंदर ये कुव्वत है कि अगर इसे डेवलप किया जाए तो ये कायनात के किसी हिस्से में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं अपना शऊर है, कॉन्शियसनेस कहीं पे भी जा सकती है। तो काम यह था, उसका पर्पस सिल्वा का यह था कि नंबर 1 अपनी एबिलिटीज, मेंटल सलाहियत बढ़ाना, अपनी मेमोरी बढ़ाना। दूसरी चीज ये थी कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मैं मालूम कर सकूं और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। तो सिल्वा में 3 दिन के बाद ये सलाहियत पैदा होती है कि अगर आपको किसी शख्स का नाम दिया जाए, उसकी उम्र बताई जाए और वो किस मुल्क में या शहर में रहता है, तो आप ये मालूम कर सकते हैं उसको बीमारी क्या है, जबकि उस शख्स को आपने नहीं देखा। 3 दिन में सलाहियत डेवलप होती है और गारंटी के साथ होती है।
तो अब इसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत डेवलप हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, और सबसे बड़ा काम हुआ कि लोगों के अंदर इस प्रोग्राम को करने के बाद इंसानियत ज्यादा आ गई, उनमें हमदर्दी ज्यादा आई, दर्द दिल ज्यादा आया, लोगों की हेल्प करने लगे, इखलाक आया, अदब आया। तो इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप अपना प्रॉब्लम को जिंदगी का सॉल्व कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, प्लस आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक स्टेटमेंट है, जो हर डिफरेंट मॉड्यूल्स है उसके 3 दिन में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। जैसे अगर आपको नींद ना आती हो तो ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि आपको यूं नींद आ जाती है बगैर ड्रग्स के। बल्कि एक क्वेश्चन भी था, मेरा नींद नहीं आती रात को, कोई अभी ये सिल्वर करना पड़ेगा हमें? सिल्वा करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर आपको माइग्रेन है, आपको पता है माइग्रेन का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, माइग्रेन गारंटीड खत्म हो जाता है, दर्द हर किस्म का खत्म हो जाता है। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, जो हर मॉड्यूल, हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आपको बेसिकली सिखाया नहीं जा सकता, हम इसको प्रोग्राम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो सिल्वा आपके ब्रेन में हम इंस्टॉल करते हैं, इसीलिए हम माइंड प्रोग्रामर कहलाते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं आपके माइंड को। तो उसमें एक स्टेटमेंट है जो कंटिन्यूसली 3 दिन आपके जहन में डाला जाता है, और वो स्टेटमेंट ये है, यू विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव टू टेक पार्ट इन कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिविटी to make this a better world, so that when we leave on, we shall have left behind a better world for those who follow. यानी हम वो काम करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्रिएटिव होगा, ताकि दुनिया बेहतर दुनिया बन सके, और हमारे जाने के बाद जो दुनिया हम छोड़ के जा रहे हैं वो आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर दुनिया हो। तो अब आप सोचो, इसमें इकोलॉजी आ गई है ना, आपने दुनिया साफ सुथरी रखनी है, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है, आपने प्लांट को तबाह नहीं करना, आपने इखलाक की एक आला मिसाल कायम करनी है। तो ये चीजें सारी की सारी ऐसी थी जिसकी वजह से दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, और इसके अमेजिंग बेनिफिट। आई विश के लोग समझें इसको। असल में हमारे यहाँ बेसिक मुसलमानों का हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम इल्म से तो दूर है। आपने जैसे कहा ना कि पहली आयत जो आई वो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, मगर हम इल्म से 700 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम रसूमात में पड़ गए। हमारे लिए जरूरी है कि हाथ बांध के नमाज पढ़ के खोल के पढ़े, पजामा तखनों से कितना ऊपर होना चाहिए, हम इन चीजों पे पड़ गए, जबकि ये चीजें, हम इससे ज्यादा जरूरी चीजें तो इल्म हासिल करना था। और कुरान पाक में अब जब हम उलमा कराम से बात करते हैं, तो वो जब किसी आलिम दीन से बात करें, वो कि जी जो इल्म है वो इल्म दीन है, बिल्कुल इल्म दीन ही इल्म है, मगर दीन में इल्म क्या है? अगर कुरान में टूटे हुए तारे की कसम खाता है, तो टूटे हुए तारे का ताल्लुक जो है वो दीन से नहीं है, वो तो कॉस्मोलॉजी से है ना, साइंस से है। फिर अगर कुरान घोड़ों की टापों की कसम खाता है, मक्खी की कसम खाता है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पूरी बायोलॉजी, पूरी सोशियोलॉजी, पूरी बॉटनी, हर किस्म का साइंस कुरान में मौजूद है। तो हमारा बैसित मुसलमान जो काम था वो ये था कि हम कुरान के ऊपर गौर और फिक्र करते और फिर मुशाहिदा करते दुनिया का, कायनात का जो हमारे सामने है, उससे हमें कुरान समझ में आता है, एक और लेवल पे समझ में आता। मगर हमने वो नहीं किया, हमने सिर्फ कुरान पढ़ा सवाब हासिल करने के लिए। जी, हमारे उल्मा गलत साइड पे ले गए, हमें इस चीज से दूर कर दिया है। असल में उनका कसूर नहीं। देखें, हुआ ये कि माशरा जब बनने लगा आज से 1400 साल पहले, तो माशरे में 2 तबकात बने। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। एक तबका ये था जिसने दुनियादारी संभाल ली, एक तबका वो था जिसने दीन संभाल लिया। ठीक है ना, क्योंकि दुनिया वाला कहता है अगर मैं दीन में जाता हूं तो मैं दुनिया के काम नहीं कर सकता, और दीन वाले अगर दुनिया में आते हैं तो दीन का काम नहीं कर सकते। 2 तबकात ने पूरे माशरे को कहा कि जी हम अपना अपना काम करेंगे। अब इन दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब हुआ ये कि जो दुनियादार थे उसको जब जरूरत पड़ी उसने दीनदार को बुलाया, दीन वालों को। उसने कहा जी बच्चे का निकाह है, आप आ जाओ, मौलवी साहब निकाह पढ़ा ले। अच्छा जी, किसी की तदफीन करनी है, नमाज जनाजा पढ़ा तो नमाज जनाजा, या कोई शरी मसला हो तो दीन वालों को बुला लिया, मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब ने शरीयत समझा दी। अब इसी तरह जब दीनदार को कोई प्रॉब्लम हुई तो दुनिया वाले के पास गया, मसलन बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास गया, सर्जरी कराने गया, डॉक्टरी कराने गया, बेटे को स्कूल में डालना था तो जाहिर है एजुकेशन की तरफ गया। तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। प्रॉब्लम ये हुआ कि दोनों एक जगह, एक रास्ते पे, एक प्लेन पे नहीं आए। अगर ये एक प्लेन पे आते तो आज मुसलमान इल्म में सबसे आगे होता। हमारी कोई भी इन्वेंशन नहीं है पिछले 700 साल में, आप शौक होगा आपको, हमारी कोई इन्वेंशन नहीं है, बड़ी छोटी इन्वेंशन भी नहीं है। हम सुई की नीडल भी चाइना से मंगवाते थे एक जमाने में, अब पता नहीं पाकिस्तान में बनती है कि नहीं, वो भी जाहिर है हम उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मगर हमने अपने तौर पे कोई चीज तख्लीक नहीं की साइंसी बुनियाद पर, जबकि हमें करनी चाहिए थी। और हमारा फर्ज ये था
बैसित मुसलमान कि हम इस दीन को पूरी दुनिया पे राइज करते, पूरी दुनिया में निज़ाम अदल होता, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता, मगर हम नहीं कर सके। तो ये बहुत बड़ी एक खामी थी जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं दुनिया में। और आज सच्ची बात, ये लफ्ज कहना तो बहुत बुरा है, मगर आज हम जलील ख्वार हो रहे पूरी दुनिया में। इतने बड़े इस्लामी मुल्क है, दौलत भी है, पैसा भी है, मगर आज हम गुलाम हैं बड़ी ताकतों के, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आई एग्री। तो अब बस अब यही है कि आप जितना अच्छा इल्म दे रहे हैं, लकी है पाकिस्तानी। मैं तो कहती हूँ हम लोग यहाँ आपको रियली वेट कर रहे होते हैं कि आप कब आएंगे यूएस से। तो आपके कोर्सेज कराची, लाहौर, रावलपिंडी एंड पेशावर में भी होते हैं। पेशावर में भी होते हैं और यूएस, यूके बहुत। बस एक चीज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आपके सुनने वालों को कह दे, देखें हमारा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं सोने में, जमीन में, महंगे से महंगे लिबास बनाते हैं, शादियों पे लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, खाने पीने पे खर्च करते हैं, हम इल्म हासिल करने में पैसा नहीं खर्च करते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इल्म हासिल करना इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। तो हम अपने बच्चों को एमबीए तो करा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हम ठीक करते हैं, मगर जो कोई इल्म का कोर्स हो उसमें हम पैसा खर्च करने से घबराते कि पता नहीं ये तो बेकार है। तो ये जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा आपका, मैं हैरत है आपको, मैंने अमेरिका में कई साल तक वर्कशॉप्स कराए, कई साल तक। नशुआ, न्यू हैम्पशायर एक स्टेट है, उसमें नशुआ एक सिटी है। अब वो वर्कशॉप्स मार्लबरो, मैसेच्यूसेट्स में होते हैं। मुझे हैरत हुई, गोरा जो है वो अपनी कमाई का 1%, 10, 15, 20% वो नई नई चीजें सीखने में इस्तेमाल करता है, उसको खर्च करता है और नई नई चीजें सीखता है। हम नहीं सीखते। एक तो हमारे जहन में माइंड सेट है कि हमें सब कुछ आता है, बस हमें सब कुछ आता है। ये गलत है, ये सोच पढ़ने हैं, बस इसी को पढ़ना है, रट्टा, वो जो रट्टा, बस वही बरसों से सुने। कई दफा सवाल पूछता हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं। जो मेरा आजकल रात के 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम, मेरे ख्याल में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में सुबह के 10:30 बजे होंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे हम एक सेशन करते हैं 1 घंटे का, जिसमें 30-40 मिनट सवाल के जवाब होते हैं और फिर 15 मिनट में एक मराकबा मेडिटेशन कराता हूँ। उसमें जब सवाल आते हैं मेरे पास तो मैं हैरान हो जाता हूँ लोगों के, हमारी रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। हमने चीजें समझी नहीं है। तो अब एक सवाल आया था परसों, उसमें मैंने काफी तफसील में बात की। सवाल ये था कि रमजान शरीफ जो है उसको 3 अशरे में डिवाइड किया है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा जहन्नम की आग से निजात का है। तो ये 3 का कनेक्शन क्या आपस में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। देखिए, कायनात में अल्लाह ताला ने जो भी चीज खल्क की है वो एक प्रिंसिपल पे है, उसूलों पे है ना, ऐसे अनशंट नहीं है। कोई चीज कोइंसिडेंस नहीं होती, कोई चीज इत्तेफाकिया नहीं होती। देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट। हमें कॉज नजर नहीं आता, हमें इफेक्ट नजर आता है ना। तो अब ये जो 3 अशरे में डिवाइड किया रमजान को, इसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी मंतक है। और उस मंतक को मैंने एक्सप्लेन किया। जब एक्सप्लेन किया तो लोगों ने कहा हमने तो कभी समझा नहीं था, किसी ने हमें समझा नहीं था कि रहमत पहले क्यों है, रहमत का ताल्लुक माफी से क्यों है और माफी का ताल्लुक निजात से क्यों है। तो आपके तमाम जो सुनने वाले उनसे कहें कि पाकिस्तान के 10:30 बजे रात को मंगल, जुमेरात, हफ्ता और इतवार जरूर शामिल हो। ये फेसबुक पे भी लाइव होता है, मेरे फेसबुक पे डॉक्टर मोइज हुसैन के, और उसके अलावा हमारे यूट्यूब का माइंड साइंसेज ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उस पे भी लाइव होता है। सुने, सवाल भेजे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये पूरे माह रमजान चलेगा। माशाल्लाह, बिल्कुल जी। ये जो सुन रहे हैं, मैं खुद अब आऊंगी बिल्कुल, क्योंकि हम पता नहीं चलता। अब आज पता चले तो डेफिनेटली कितने लोग ज्वाइन करेंगे। एक क्वेश्चन आप मुझे भी आया फेसबुक पे, निसा अजीजा है, वो आपके इसी सेशन के बारे में बता रही हैं कि बहुत फायदा हो रहा है, उनकी बहुत दर्दें ठीक हो रही हैं, बॉडी एक्स, एंड बहुत थैंक्स कर रही हैं वो आपको। मैं आपको बताऊं, आपको हैरत होगी कि ये जो वो लोग जिन्होंने कोई वर्कशॉप नहीं किए, कोई भी नहीं किए वर्कशॉप, कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने जब से मेडिटेशन शुरू की, ये हमने शुरू की थी रमजान से पहले। इसका नाम है हेवन ऑफ हीलिंग, HAVEN, हेवन ऑफ हीलिंग। तो कई लोग जिनको सर में दर्द था, किसी के दांत में दर्द था, वो अब डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकता, क्लिनिक्स बंद है सारी, वो मेडिटेशन की, दांत का दर्द ठीक हो गया। किसी को नींद नहीं आती थी, वो नींद आ गई। किसी को जिस्म में दर्द था, वो चला गया। तो ये सिर्फ मेडिटेशन करने से ही आपको इतना फायदा होगा कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। डेफिनेटली नींद का बार बार आ रहा है जिक्र, कोई
आपने एक बार टीवी पे बताया था नींद ना आ रही हो तो कोई था काउंट करके, कुछ आप बता सकते अगर हैं लोग? नींद आ रही है तो एक आम सी टेक्निक तो ये कि आप बैकवर्ड काउंटिंग करें 100 से 1 स्लोली, तो आपको नींद आ जाएगी। नींद ना आने की एक वजह ये होती है कि आपका जहन सोचता है। चूंकि आपका जहन सोचता है तो फिर आपको नींद नहीं आती, और सोच बंद करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यानी इतना मुश्किल काम है कि आप अपनी सोच को बंद नहीं कर सकते जब तक आपने ट्रेनिंग ना ली हो। और यही सबसे कमाल है, आपकी नमाज में भी सोच आती है, कुरान पढ़ते हुए भी सोच आती है आपको। ये सोचों का और ख्यालात का जो तसलसल है ये बंद नहीं होता, तो इसको बंद करना ही कमाल है इंसान का। अगर कर सके तो क्या बात है, फिर वो मारिफत की लेवल है, वो इंसान का बड़ा हाई लेवल है। तो उसके लिए आप कोर्सेज करवाते हैं? डेफिनेटली माइंड साइंसेस है ही है कि अपने माइंड को ट्रेन करना, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन और आया है, वो नादिया खान ने भी आपसे किया था कि आप जी इतना जी। बिजी हैं शादी का, तो आपने कुछ सोचा फिर दूसरी शादी के बारे में? असल में काफी देखें लोग बात ये, शादी पहली तो बात है सुन्नत है, फर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैंने सुन्नत अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। दो मेरे अपने बायोलॉजिकल बेटे उरूज को मैंने अडॉप्ट किया है। अब मैं अपने काम से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूं कि शादी अगर करता हूं तो मुझे उस शख्स को, मेरे पार्टनर को, मुझे वक्त देना पड़ेगा। अगर वक्त नहीं दे सकता तो नाइंसाफी और जुल्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पार्टनर को वक्त देना। अब मेरी ट्रेवलिंग, अभी तो लॉकडाउन है, वरना आप यकीन कीजिए मेरी ट्रेवलिंग की हालत है कि मेरी वालदा कहा करती थी कि मेरा जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ वो बेड एंड ब्रेकफास्ट लंदन में बड़ा मशहूर है बेड एंड ब्रेकफास्ट। यानी मैं आता हूँ, एक सूटकेस मैंने खाली किया, 2 दिन बाद दूसरा सूटकेस, फिर कहीं चला गया। यानी हर वीक में ट्रेवल करता था, तो वाइफ को मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, ये ज्यादती होगी उसके साथ। तो बेहतर है कि मैं, चूंकि शादी तो कर चुका हूं, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है करने की, तो मैं ठीक हूं इसके मामले में। यानी ये वाला क्वेश्चन हटा दिया जाए। तो मतलब जरूरत नहीं चाहती कि कर ली, औलाद पैदा हो गई, नस्ल जारी है मेरी, और मुझे क्या करना है। मैं अगर शादी करता हूं और मैं अगर टाइम नहीं दे सकता अपनी वाइफ को तो ये ज्यादती होगी। और यहाँ मेरे काम में कंसंट्रेशन अगर नहीं कर सका तो यहाँ ज्यादती होगी। बिल्कुल। तो मैंने बेसिकली दूसरी शादी की है, माइंड साइंसेस से की है। ओके, दूसरी बीवी, फिर सारे सुन ले माइंड साइंसेस डॉक्टर मोइज हुसैन। कोरोना के लिए कोई आप लोग कर रहे हैं कोरोना, क्योंकि जी, ये स्पिरिचुअल जो डॉक्टर? मेडिटेशन है, हम जो मेडिटेशन करते हैं रोज रात को, शाम को, जो मैंने टाइम दिया आपको, ये आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है। दो अच्छा, चीजें आपकी इम्यूनिटी की वीक करती है, एक तो अगर आपको कोई बीमारी हो, दूसरा आपका खौफ, पैनिक, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपके चांसेस है कि आप इस वबा से लड़ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला सेहतयाब हो सकते हैं। तो आप अब ये कोई मैसेज? हीलिंग जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कोरोना है खुदा ना खास्ता तो भी आप ये हीलिंग करें ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। और अगर नहीं है तो अल्लाह करे कि अगर कभी हो भी तो आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप उससे लड़ सके। वैसे तो सच्ची बात है, ये एक वेकअप कॉल है नेचर की। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि अब जाग जाओ, तुमने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे रवैये, बिल्कुल। तुम बहुत ज्यादा खुद गर्ज हो गए हो। औलाद माँ बाप का ख्याल नहीं रखती, मगरिब में आपको पता है कोई किसी को नहीं पूछता, इवन ईस्ट में भी ये हो गया है। और आप हम साथ इतने ज्यादा, एक जी, इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ चले गए कि हम अपने आप से भी दूर हो गए। तो अब ये बिल्कुल। सब वेकअप कॉल है और दुनिया डेफिनेटली चेंज हो रही है और हो जाएगी। बहुत बड़ा चेंज देखेंगे आने वाले सालों में। इंसान की प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, तरजीहात चेंज हो जाएगी इंसान की। और मेरे ख्याल में इंसान अपने आप को भी वक्त देगा, अपने प्यारों को भी वक्त देगा। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, कब तक ये सारा हल हो जाएगा कुछ? आप तो माइंड साइंसेस के किंग है, मेरे मैं तो। अगस्त तक तो कोई आसार नहीं है इसके जाने के। ओह माय और फिर ये दूसरी वेव इसकी सर्दियों में आने का खतरा है। मैंने 2020 शुरू होने से पहले कुछ प्रिडिक्शंस दी थी जो अभी भी शायद मेरे ख्याल में यूट्यूब पे होगी। उसमें एक प्रिडिक्शन ये थी कि मैं कुछ आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सानिया देख रहा हूँ, पाकिस्तान का मैंने बिलखुसूस कहा था। तो वो जाहिर है जब आप ये चीज को सेंस करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता एग्जैक्टली कि वो तूफान है, जलजला है, मगर कोई सानिया बड़ा, तो पाकिस्तान में सानिया आ गया वो बड़ा। उसके अलावा दो शख्सियतों को मैं प्रॉब्लम में देख रहा था। तो एक तो जो इमरान खान इस वक्त जो कर रहे हैं, जो पकड़ धकड़ कर रहे हैं, तो हो सकता है एक शख्सियत तो निकल गई है, दूसरी भी निकलेगी, तो वो हो सकता है। कोई हादसा देख रहा हूं मैं, कोई एक्सीडेंट्स इस किस्म के या कोई ऐसे इवेंट्स जो खतरनाक होंगे। मगर ये जरूर मैंने कहा था कि 2022 के बाद पाकिस्तान उस जगह होगा
जहां लोग पाकिस्तान वापस आएंगे बाहर से, और ये होने वाला है क्योंकि आप देखें कि अब लॉकडाउन के बाद जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वो अपने लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, ये सारे वापस पाकिस्तान आएंगे। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता मगरिब से भी लोग पाकिस्तान आएंगे, तो 2022 में पाकिस्तान विल जस्ट फ्लाई हाई और इंशाल्लाह हालात बहुत ठीक होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई आप मैसेज लोगों को देना चाहेंगे जो अभी देख रहे हैं? पाकिस्तान में एक स्लोगन इन्होंने कहा और सारे टीवी चैनल्स ने कहा और मैंने बड़ा डांटा है सबको, मैंने कहा स्लोगन ही गलत है। जब आप कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं तो आपका ब्रेन उसको एक तस्वुर बनाता है उसका। तो हमारे यहाँ एक स्लोगन आ गया, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ओ भाई लड़े तो उस चीज से जो सामने हो, जो चीज नजर नहीं आती उससे लड़े। तो हुआ ये, इसके देखे कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ उससे कि लोग रोडों पे निकल आए, क्योंकि पाकिस्तानी तो कहते हैं हम तो बड़े लड़ाकू हैं, हम तो किसी से डरते नहीं है, तो निकल आए, हाँ कोई परवाह नहीं। तो स्लोगन ये होना चाहिए था कि कोरोना से डरना नहीं बचना है। अगर बचने का स्लोगन पहले दिन से आता तो लोग एहतियात की तरफ सोचते, क्योंकि जहन में फिर एहतियात आती। तो मैंने कहा चैनल्स पे, कई चैनल्स पे कहा, मैंने कहा ये चेंज करो। कई लोगों से कहा, रिक्वेस्ट की जो मेरे फैंस हैं कि अपने सोशल जितने भी आप मीडियम यूज करते हैं उसके ऊपर एक स्टेटस लगाओ कि कोरोना से डरना नहीं बचना है। शायद इस तरह हमारे अंदर ये सलाहियत आए सोचने की। बहुत ही अच्छी बात की, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल के लिए भी कुछ बोल दें, आप आए आज। एक तो दुआ है अल्लाह ताला कामयाब करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को जगाना होगा, इनको साइंस की तरफ लाना होगा। मैं आ जाऊंगी आपके साथ, जरूर। और साइंस ही दीन है, तो ये दो चीजें अलग अलग नहीं है। अपनी जिंदगी बेहतर करें, अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करें, और मरने से पहले अपना मकसद जिंदगी और मकसद हयात, हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं, इनको फाइंड आउट कर लें कि आप क्यों दुनिया में आए और आपका मकसद क्या था। सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना, कमाना, ये खाली मकसद नहीं है। जानवर भी ये काम करता है, तो आपका मकसद कुछ और है। उस मकसद को तलाश शुरू कर दें, थोड़ा टाइम दिन में निकालें और सोचना शुरू करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपके चैनल को कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। इसी पे वाइंड अप करते हैं। बहुत ऑनर था आप मेरे शो पे आए, थैंक यू सो मच। आप मेरे टीचर भी हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर।